बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कोई हैंड रेज करके बता दे मेरी आवाज़ आ रही है। जी कुरुतुलैन। जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके, थैंक यू। क्लोज करो जी, लोअर कर दो, लोअर ऑल। अच्छा जी, कल वाले लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पहले पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, गुड। अच्छा जी, हाँ, हम लोग जो कैपिटल मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो हैं ये मैनेजमेंट को गाइड करते हैं। मैनेजमेंट का जो विजन है उसके मुताबिक उन्होंने कॉन्सेप्ट जो है वो अडॉप्ट करना होता है। जो हिस्टोरिकल अकाउंटिंग है उसके अंदर, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन अकाउंटिंग है उसके अंदर जो कैपिटल मेंटेनेंस का जो मॉनेटरी मनी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट है यही यूज होता है। ठीक है। हाँ, ये बाकी जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं सर, फिर ये यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए अपनी परफॉर्मेंस को रियल टर्म में जो है वो चेक करने के लिए वो अपने जो ये बाकी दो जो कैपिटल मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट हैं वो भी यूज कर सकती है, जो कि अभी हम दो कल डिस्कस किए थे, जो कि दोनों के दोनों मॉनेटरी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस थी, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट थे। आज हम फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस जो है उसे भी डिस्कस करेंगे। तो जो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस है उसके आगे दो तरीके से हम फाइनेंशियल कैपिटल की मेंटेनेंस कर सकते हैं। एक होती है मनी वैल्यू फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और एक होती है रियल वैल्यू फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। मैंने आपको बताया था हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, अगर हम ओपनिंग इक्विटी और क्लोजिंग इक्विटी का कंपैरिजन करें कि उसमें से हम ड्राइंग्स और जो फ्रेश कैपिटल है उसकी एडजस्टमेंट निकाल दें, तो अगर हमारा क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से ज़्यादा हो तो हम कहते हैं हम मॉनेटरी टर्म के अंदर, मनी टर्म के अंदर फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं। और अगर हम उस क्लोजिंग इक्विटी को एक साल पीछे ले जाएं, यानी ओपनिंग इक्विटी के बराबर जो टाइम इंडेक्स है इन्फ्लेशन का फैक्टर डिस्काउंट करके उसको पीछे ले जाएं, या ओपनिंग इक्विटी को कंपाउंड करके आगे ले आएं आज के वैल्यू के अंदर जो भी डिस्काउंट रेट उस वक्त मार्केट में प्रिवेल कर रहा होगा, और फिर हम कंपैरिजन करें, यानी दोनों इक्विटीज जो हैं वो किसी एक टाइम इंडेक्स में होनी चाहिए, और फिर हम उनका कंपैरिजन करें, और फिर अगर क्लोजिंग इक्विटी सेम टाइम इंडेक्स में आने के बाद, ओपनिंग इक्विटी और क्लोजिंग इक्विटी सेम टाइम इंडेक्स में आने के बाद अगर क्लोजिंग इक्विटी ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आप कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं। और अगर क्लोजिंग इक्विटी जो है वो कम है ओपनिंग से, तो इसका मतलब है आप कैपिटल मेंटेन नहीं कर रहे। ठीक है, एक शीट निकालो जी जरा। ये देखें, कैपिटल मेंटेनेंस, इसके दो कॉन्सेप्ट हैं। एक है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, और एक है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस के अंदर आगे इसको हम दो मजीद हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज मनी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, और दूसरा जो है वो है रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। ठीक है,
जो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस है उसके अंदर सिंपल कंपैरिजन करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग इक्विटी का, ठीक है। यानी अगर प्रॉफिट हो रहा है इन अदर वर्ड्स और क्लोजिंग इक्विटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, अगर कोई फ्रेश कैपिटल हमने उसमें डाला है तो वो माइनस कर दें, कोई ड्राइंग की है तो वो ऐड कर दें। यानी आप यूं समझें कि हमने ना कोई कैपिटल डाला ना कोई कैपिटल निकाला, और फिर अगर क्लोजिंग इक्विटी ओपनिंग इक्विटी से ज्यादा हो जाती है तो हम कहेंगे हम अपना कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं, यानी अगर प्रॉफिट है तो हम अपना कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, जब हम रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में जाते हैं तो हम इसी तरह कंपैरिजन करते हैं, लेकिन या ओपनिंग इक्विटी को क्लोजिंग इक्विटी वाले टाइम इंडेक्स में ले आते हैं, ठीक है, या क्लोजिंग इक्विटी को ओपनिंग वाले टाइम इंडेक्स में ले आते हैं। ओपनिंग को क्लोजिंग में लाएंगे तो कंपाउंड कर लेंगे, क्लोजिंग को ओपनिंग में ले जाएंगे तो डिस्काउंट कर लेंगे, और फिर उनका कंपैरिजन करते हैं। और अगर उस डिस्काउंट करने के बाद यानी एक टाइम इंडेक्स में जब मनी आ जाती है, इक्विटी आ जाती है, तो उसके बाद अगर क्लोजिंग इक्विटी की फिगर ज्यादा है और ओपनिंग की कम है तो इसका मतलब हम रियल टर्म के अंदर भी अपना फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं। ये हमारी कल की जो डिस्कशन थी। उसके बाद जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस का। चलें जी, जरा थोड़ा इसको बोल्ड करो। हाँ जी, a physical concept of capital maintenance is that the capital of an entity is represented by the productive capacity or operating capacity। यदि फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस का मतलब ये है कि कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है या उसकी ऑपरेटिंग कैपेसिटी जो है जिसके ऊपर वो ऑपरेट कर रही है या प्रोडक्शन जो कर रही है, ठीक है, उसको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने कैपिटल को देखें कि हम अपना कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। ये कैसे होगा? वेयर अ फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस इज यूज्ड, द मेन कंसर्न of the user of the financial statement is with the maintenance of the operating capacity of the entity। कि क्या एंटिटी ने अपनी ऑपरेटिंग कैपेसिटी मेंटेन की है। ऑपरेटिंग कैपेसिटी अगर मेंटेन नहीं हो रही तो इसका मतलब है फिजिकल कैपिटल आप मेंटेन नहीं कर रहे। मतलब आपकी अगर प्रोडक्शन जो है वो 5 मिलियन यूनिट पर ईयर है तो क्या आपने क्लोजिंग डेट को भी आपकी प्रोडक्शन जो है, अगर ओपनिंग डेट को 5 मिलियन पर यूनिट थी तो क्या क्लोजिंग डेट को भी 5 मिलियन पर यूनिट, सॉरी, ओपनिंग डेट को अगर 5 मिलियन पर एनम थी तो क्या क्लोजिंग डेट को भी 5 मिलियन पर एनम है आपकी जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है फिजिकली भी आप अपना कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं। विद द फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस, अ प्रॉफिट इज नॉट अर्नड ड्यूरिंग ए पीरियड अनलेस excluding new equity capital raised during the period and adding back any distribution। यानी वो ये तो वही चीज है ना, हर जगह वो लिख रहा है ये वाली जो बात है विद इन ब्रैकेट्स के फ्रेश कैपिटल एक्सक्लूड कर दें, ठीक है, और जो ड्राइंग है वो क्या करें, उन्हें हम ऐड कर दें, उन्हें रिवर्स कर दें, ठीक है। तो कहता है जी ये अनलेस द ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस इज ग्रेटर एट द एंड ऑफ द पीरियड देन एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ठीक है। इसके अंदर कहता है जी प्रॉफिट का मतलब वो फिजिकल प्रॉफिट नहीं है। हमने ये देखना है कि क्या हम अपनी फिजिकल ऑपरेटिंग कैपेसिटी मेंटेन कर रहे हैं। वो कहता है जी इफ इट इज ग्रेटर देन एट द एंड ऑफ द इट इज मोर देन at the end of the year of the year from the opening date, then it means कि physical capacity जो है that is being maintained। आगे चलो जी। हाँ जी, this requires the opening equity to be uplifted by the specific rates of inflation that apply to the individual components of the net asset of the company। Again, this is achieved by same simple double entry। तो यहां पर भी कहता है जी अगर आपको आपका कैपिटल मेंटेन ना हो रहा हो तो हम एक एंट्री कर लेंगे। जो इंडिविजुअल कंपोनेंट हैं नेट एसेट्स के, नेट एसेट क्या होते हैं, टोटल एसेट्स में से आउटसाइडर लायबिलिटी निकाल दें तो बाकी नेट एसेट होते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होते हैं। कहता है जी उसके हर आइटम को ओपनिंग डेट को हम अपलिफ्ट करेंगे कि उसकी कैपेसिटी अगर वो मेंटेन हो रही है उसके ऊपर देख के, that this requires the opening equity to be uplifted by specific rates of individual inflation। इसके अंदर क्या करेंगे कि हम देखेंगे हम इंडिविजुअल इन्फ्लेशन रेट जो है
वो उसके साथ डिस्काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो डेट अप्लाई टू द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द नेट एसेट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के नेट एसेट हैं उसके इंडिविजुअल कम देखें। वहां हमने क्या किया था, जो रियल कैपिटल मेंटेनेंस था, फाइनेंशियल के अंदर हमने कोई डिस्काउंटिंग नहीं की या कंपाउंडिंग नहीं की। जो रियल कैपिटल मेंटेनेंस था उसके अंदर हम या डिस्काउंट कर लें या कंपाउंड कर लें, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, ये ओपनिंग इक्विटी को क्या देता है जी, आप उसे कंपाउंड करके क्लोजिंग इक्विटी से कंपेयर कर लें। वहां हमने एक ही रेट यूज किया जो जनरल इन्फ्लेशन रेट था, ठीक है। आपको पता है, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है और इसीलिए पढ़ाई हुई है कि जगह जगह यहाँ यूज होगी, आप उससे आपको उसका पता चल सके। इसको चला लो, ओके। 25-26 पे चला लिया करो ना, ठीक है, क्योंकि वो इधर सारा शीशा लगा हुआ तो। लेकिन फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस के अंदर क्या है कि हमारे जो नेट एसेट हैं उनका हर कंपोनेंट के ऊपर डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट अप्लाई हो सकता है। आपको पता है, मैं बताने ये लगा था कि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, एक होती है जनरल इन्फ्लेशन, एक होती है स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। स्पेसिफिक इन्फ्लेशन आपने पढ़ा होगा कि जी सैलरी में इस रेट के साथ इन्फ्लेशन है, फलां प्रोडक्ट के अंदर इस रेट के साथ इन्फ्लेशन है, कैपिटल इक्विपमेंट के अंदर इस रेट के साथ इन्फ्लेशन है, तो डिफरेंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। तो अगर मैं अपनी इक्विटी के जो नेट एसेट हैं उसको डिफरेंट रेट के साथ इन्फ्लेट करूं और फिर उसका मैं उस मजमूए का टोटल जो है, बजाय मैं इक्विटी को, जो मेरी ओपनिंग इक्विटी है उसको मैं एक ही रेट के साथ कंपाउंड कर लूं, ऐसा करने की बजाय जो नेट एसेट के इंडिविजुअल कंपोनेंट हैं उनके ऊपर डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट होंगे, मैं उन डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट के साथ उन इंडिविजुअल नेट एसेट को कंपाउंड करूं और उसको सम कर लूं, तो वो उसका कंपैरिजन फिर मैं क्या कर लूंगा, मैं क्लोजिंग इक्विटी के साथ कर लूंगा। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ नेट एसेट आर कंपाउंडेड, और अगर मैं क्लोजिंग इक्विटी से चल रहा हूं और डिस्काउंटेड with individual inflation rate, and then they are compared with the ओपनिंग। अगर ओपनिंग को क्लोजिंग से कर रहे हैं तो क्लोजिंग इक्विटी, क्लोजिंग को ओपनिंग से कर रहे हैं तो ओपनिंग इक्विटी, तो वो इसको हम क्या कहते हैं कि जी फिजिकल कैपिटल हमारा मेंटेन हो रहा है, ठीक है। जब मैं अपने एसेट को नेट किसी भी एसेट को मैं उसकी इन्फ्लेशन रेट के साथ करता हूं तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी है वो मेंटेन हो रही है। ऑपरेटिंग कैपेसिटी मेंटेन होने का यहाँ पर ये मतलब है। ये अब हम एक एग्जांपल लेने लगे हैं, आप इसमें देखिएगा सारे का सारा तीनों कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। इससे मुतल्लिक एक आध छोटा सा एक आध दफा क्वेश्चन आया और अभी ड्यू है कि इसके बारे में वो क्वेश्चन पूछ सकता है, डेफिनेटली पूछ सकता है। देखते हैं जी क्या है एग्जांपल। एक्स लिमिटेड commenced business on 1st January with a single item of inventory which cost ₹10,000, ठीक है। एग्जाम चूंकि ये जनरली यूजेबल कॉन्सेप्ट नहीं है इसलिए उसने एक सिंपल सी एग्जांपल लेके चला है। वो कहता है जी उसका इक्विटी क्या है, उसकी ओपनिंग इक्विटी, उसने 10,000 की इन्वेंट्री खरीदी है, ये उसका टोटल बिजनेस मॉडल है, ठीक है, कि 10,000 की उसने इन्वेंट्री खरीदी है, ठीक है। ये उसकी ओपनिंग इक्विटी कितनी है, 10,000 है, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है इन्वेंट्री को। अंडरस्टैंड? ओके। ड्यूरिंग द ईयर इट सोल्ड द आइटम फॉर ₹14,000 कैश, उसने 14,000 की सेल की है। During the year, general inflation was 5%, but the inflation specific to the item was 10%. जनरल इन्फ्लेशन रेट 5% था, लेकिन ये जो इन्वेंट्री आइटम था जो मेरा नेट एसेट था उस वक्त, ठीक है, क्योंकि मेरी इक्विटी ये इन्वेंट्री ही रिप्रेजेंट कर रही थी, तो कहता है जी इसके ऊपर 10% जो था मेरा जनरल इन्फ्लेशन रेट, इस आइटम का 10% इन्फ्लेशन रेट है। प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड अंडर ईच कॉन्सेप्ट इन द फॉलोइंग वेज। कहता है जी अगर हम डिफरेंट कैपिटल कॉन्सेप्ट, कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट के तहत इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करें तो वो कैसे होगा। चलो जी एक शीट निकालो। ये है जी सबसे पहले फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, ओके। फिर आएगा रियल
कैपिटल मेंटेनेंस, फिर आएगा फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, या ठीक है। इधर हम लिख लेते हैं जी सेल। सेल भाई हर मेथड में 14,000 ही है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल 10,000 है, हर मेथड में 10,000 ही है, ऐसे ही जी। ओके, तो प्रॉफिट कितना निकल आया? इस मेथड में 4,000 प्रॉफिट है, इस मेथड में भी 4,000 प्रॉफिट है, इस मेथड में भी 4,000 प्रॉफिट है। अभी हमने क्या किया, हमने अब कोई एडजस्टमेंट अभी हमने नहीं की इन्फ्लेशन के हवाले से। अब ये वाला जो मेथड है, ये वाला कैपिटल मेंटेन करने का, इसका भाई प्रॉफिट इतना ही है, ठीक है। इसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर किया जाता है, ठीक है, जो कि हमारी जनरल अकाउंटिंग पूरी दुनिया के अंदर होती है जैसे, ठीक है। आपको हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ाई, उसके अंदर कहीं हमने कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया? ये लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। हाँ, डिफरेंट एलिमेंट के ऊपर डिफरेंट स्टैंडर्ड अप्लाई करके हम उसे फेयर वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं, वैल्यू इन यूज में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा प्रॉफिट है ये 4,000 ही आएगा इसमें। ये जो रियल कैपिटल मेंटेनेंस है, इसके अंदर प्रॉफिट 4,000 नहीं। क्यों सर? इसलिए सर कि आपने इन्फ्लेशन को मद्देनजर ही नहीं रखा, आपने इन्फ्लेशन को मद्देनजर ही नहीं रखा। और आपने देखा एक एंट्री है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और क्या था, इन्फ्लेशन रिजर्व क्रेडिट, ठीक है। उससे मेरी इक्विटी बढ़नी है इन्फ्लेशन रिजर्व से, ठीक है। तो ये जो रियल कैपिटल मेंटेनेंस है, इसके अंदर हम जनरल इन्फ्लेशन रेट यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता हूं इन्फ्लेशन रिजर्व एट द रेट ऑफ, पीछे जाओ क्वेश्चन पे जाओ। हाँ जी, ये देखें, ड्यूरिंग द ईयर जनरल इन्फ्लेशन रेट इज 5%। तो मैंने क्या करना है जी, 5% की इन्फ्लेशन इसके ऊपर है, चलें जी। तो एट द रेट ऑफ 5%, ये जनरल इन्फ्लेशन रेट है, इधर इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है नहीं। अब 5% मैंने किसके ऊपर कैलकुलेट करना है? 10% के ऊपर। वो कितना बना? 500। एंट्री क्या करनी है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और इन्फ्लेशन रिजर्व क्रेडिट। ये एक्सपेंस हो गया, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया जी? मेरा प्रॉफिट आ गया 3500, यानी इस मेथड के अंदर प्रॉफिट 3500 आ गया, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक इन्फ्लेशन एट द रेट ऑफ 10%। जब हम किसी स्पेसिफिक इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो अगेन ये जो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में इसका कोई जिक्र इज़कार नहीं आना, ठीक है। रियल कैपिटल मेंटेनेंस में भी इसका कोई जिक्र नहीं आना, ठीक है। लेकिन जब हम फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि मेरे स्टॉक की जो रियल वैल्यू है, वो ओपनिंग डेट का ये स्टॉक 10,000 था, और जब मैं क्लोजिंग इक्विटी को कंपेयर कर रहा हूं तो एक्चुअली मुझे इतना प्रॉफिट नहीं हुआ। मेरा वो जो स्टॉक था वो उसकी वैल्यू भी तो डाउन हुई है, ठीक है। लिहाजा जो मेरी वैल्यू कम हुई है वो मैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर उसकी एडजस्टमेंट कर देता हूं, ठीक है। तो अल्टीमेटली इन अदर वर्ड्स, स्टॉक की जो वैल्यू है उसकी कॉस्ट बढ़ी है। शुरू में वो 10,000 थी, और वो स्टॉक अगर साल के एंड पे जाके हम बेचते हैं तो वो 10,000 वाला स्टॉक 10,000 नहीं है, वो 10,000 वाला स्टॉक एक्चुअली 10,000 10 प्लस जो भी उसका फैक्टर निकलेगा, फर्ज करें वो 12,000 है। तो अगर मैं उस स्टॉक को 12,000 का लेता हूं, जो ईयर एंड की वैल्यू बनती है इन्फ्लेशन के हिसाब से, तो मेरा प्रॉफिट 14,000 माइनस 12,000 2,000 आता है। तो मैं हमें खुश होता रहूं कि मुझे 4,000 प्रॉफिट हुआ है। क्यों? कि मैंने ये जो पैसा लगाया है 10,000 वाला, ये मैंने साल के शुरू का पैसा लगाया है, और सेल तो मुझे साल के पूरे साल में होती रही है। जो भी है, पहले दिन तो ये सेल नहीं हुई ना, हम कहेंगे जी ये सेम टाइम इंडेक्स के पैसे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। लिहाजा जो मेरी कॉस्ट इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ी है, मेरी जो चीज 10,000 की थी,
सेल तो मुझे साल के आखिर में जाके मैं उसको क्यूमुलेट कर रहा हूं, लिहाजा मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मैं कैलकुलेट करूंगा स्टॉक के ऊपर 10%, वो कितना बना 1000। ठीक है, तो ये 1000 रुपया मेरा एक्सपेंस है। तो ये जो रियल फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस है, इसके अंदर जो है मेरा प्रॉफिट कितना आया 3000। आपने देखा कि तीनों मेथड्स के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी चेंज हो गई। यहाँ 4000 है, यहाँ 3500 है, और यहाँ पर क्या है 3000 है। ठीक है, आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि वो आपसे ये कैलकुलेशन कराए और पूछे कि एंट्री क्या करेंगे। इसमें हम एंट्री 500 की क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इन्फ्लेशन रिजर्व क्रेडिट। एंट्री वही इधर भी करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और इन्फ्लेशन रिजर्व जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे। चलें जी, क्लियर हो गया जी, पीछे जाओ। ये देखें, ये उसका प्रॉफिटेबिलिटी उसने कैलकुलेट कर दी। अब आगे आए इसकी स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी जो है। नेट एसेट कितने हैं जी, ठीक है, नेट एसेट हमारे बनते हैं 14000। वो कैसे बने, इक्विटी इज इक्वल टू नेट एसेट ना, कि मेरी अब इक्विटी कितनी हो गई है 14000, 4000 मुझे प्रॉफिट हुआ है, मतलब जो हमारी हिस्टोरिकल अकाउंटिंग है उसके मुताबिक तो मेरी इक्विटी 14000 है। तो अल्टीमेटली ये अब अगर ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास कितनी थी, ओपनिंग इक्विटी मेरे पास कितनी थी 10000 की, इतना मुझे प्रॉफिट हुआ, तो ये मेरे पास आ गया जी ये क्लोजिंग इक्विटी, उसका उसने ब्रेकअप बनाया हुआ है। ठीक है, नेट एसेट तीनों के अंदर सेम हो जाएंगे। वो कैसे सेम हो जाएंगे, ये देखें, इसके अंदर तो क्या था, मेरा 10000 की ओपनिंग इक्विटी थी, 4000 प्रॉफिट हुआ और 14000 हो गया। ये तो इक्विटी ठीक है फाइनेंशियल टर्म के अंदर। यहां पर भी वो कर रहा है कि जी हमने अगर इसको इन्फ्लेट कर लिया तो यहां भी मेंटेन होगी। कैसे, 10000 मेरी आफ्टर एडजस्टमेंट इक्विटी कितनी थी 10500, 10500 थी ना, वो पीछे जाओ, वो शीट पे जाओ जब मैंने प्रॉफिट निकाला था। ये देखें, ये जो 500 है, ये वाली जो इन्वेंट्री की वैल्यू, ये एक्चुअली 10000 नहीं है, ये 10500 है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरी पीछे जाओ जरा, हाँ जी, ये ओपनिंग इक्विटी जो है वो कितनी थी, वो 10500 थी, मैंने उसके अंदर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट दे दिया। और अब रियल मतलब जनरल इन्फ्लेशन के हिसाब से मेरा प्रॉफिट कितना 3500, तो मेरा कैपिटल कितना निकल आया 14000 निकल आया। और इसी तरह जब मैं ये ओपनिंग इक्विटी ये बिफोर एडजस्टमेंट कितनी थी 10000, और जब मैंने इसे क्लोजिंग वैल्यू में कन्वर्ट किया, इसको इसके अंदर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट दिया, तो 11 क्लोजिंग डेट को 11000 की इन्वेंट्री जो है वो ओपनिंग डेट की 10000 इन्वेंट्री के बराबर होगी। ठीक है, किसके अंदर, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस के अंदर। तो मैंने 1000 रुपया वो इन्फ्लेशन रिजर्व जो है वो भी इक्विटी का पार्ट बन गया, मतलब उसको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो टोटल मेरी इक्विटी कितनी होगी 11000 स्पेसिफिक इन्फ्लेशन से, और मेरा प्रॉफिट 3000 हुआ है, लिहाजा कैपिटल मेरा जो है वो 14000 इस तरह मेंटेन हो रहा है। तो वो कह सकता है कि जी आप ये टेस्ट करके बताएं कि क्या कैपिटल मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मेरे नेट एसेट जो है हिस्टोरिकल टर्म के अंदर ओपनिंग इक्विटी 10000 प्लस प्रॉफिट 4000, 14000 है। तो इस 14000 का आपने ब्रेकअप बना के बताया कि जी तीनों कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट के तहत जो है ये इक्विटी जो है ये पूरी हो रही है। ठीक है, अब इसके ऊपर उसने थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन भी करके बताई हुई है, ये पढ़ने वाली लाइंस हैं। अंडर हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, साथ साथ उसको जरा उसने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। अंडर हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, क्यों जी जाएगी, हैंड रेज कर दें जरा, हमारी तसल्ली हो जाएगी। 81 लोग हैं, ओके ठीक है जी, रुको जरा किसी से पूछते हैं। ये कौन है जी, मासूमा से पूछो कहाँ है, इसको समझ आ गई तो समझ लो सबको समझ आ गई। सर्च कर लो यार, ये अल्फाबेटिकली होने चाहिए वैसे। मासूमा है, क्लास में नहीं है, SO करो ना। चलो मासूमा बताओ, समझ आ रही है आपको, अनम्यूट करके बताओ, शाबाश। क्लास में नहीं है,
अच्छा चलो छोड़ दो, कुरुतोलैन बताएं, कुरुतोलैन समझ आ रही है आपको? जी सर, सारी समझ आ गई है, क्लियर हो गई। ओके 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 ओके, ये पूछो मोहम्मद, ये क्या है, अकलीम? जी मोहम्मद अकलीम, आपने हैंड नहीं बेटा रेज किया हुआ, क्या हुआ, समझ नहीं लग रही आपको? जी अब हैंड नहीं, मोहम्मद अकलीम भाई सो गए हैं ज्वाइन करके क्लास या जाग रहे हैं? चलो ठीक है, इमन आप बता दो। यस सर, क्लियर। ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। चलें जी, अब हम चलते हैं ज़रा इसके ऊपर, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसके ऊपर, ज़रा इसको ब्रीफ किया हुआ मैंने, जो साथ साथ आपको बातें बताई हैं वो अब हम ज़रा देख लेते हैं। क्लोज करो जी, लो रोल कर दो। ओके, अंडर हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग द प्रॉफिट इज 4,000 if the business paid this out of as dividend it would have rupees 10,000 left, यानी कैपिटल मेंटेन कर रहा है, मैक्सिमम वो 4,000 डिविडेंड दे सकते हैं। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट यूज कहाँ होते हैं? ये कॉन्सेप्ट यूज होते हैं जब आपने डिविडेंड वगैरह डिविडेंड पॉलिसी बनानी होती है, तो आप एक ऐसी डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं जिसके अंदर आप ये कहते हैं कि यार हम इतनी की डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि हमारा कैपिटल मेंटेन हो रहा हो। अब कैपिटल मेंटेन करने के लिए कुछ लोग जो है, कुछ कंपनीज जो हैं वो फाइनेंशियल कैपिटल वाले कॉन्सेप्ट को यूज करती हैं कि सिंपल मॉनेटरी टर्म में, जैसे ये पहले वाली बात उसने लिखी हुई है कि जी 4,000 डिविडेंड दे देंगे तो 10,000 इक्विटी है, तो इसका मतलब इक्विटी मेंटेन हो रही है, लेकिन इन रियल टर्म इक्विटी मेंटेन नहीं हो रही। ठीक है, तो कुछ कंपनीज जो हैं वो रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस मॉडल यूज कर लेते हैं, यानी जनरल इन्फ्लेशन यूज कर लेते हैं। कुछ कंपनीज जो हैं वो जितने उसके नेट एसेट के अंदर एसेट होते हैं, हर कंपोनेंट का अलग-अलग इन्फ्लेशन, जैसे यहाँ सिर्फ इन्वेंट्री थी तो हमने, अगर साथ कोई प्लांट एंड मशीनरी होता तो हम उसका कोई इन्फ्लेशन रेट होता तो उसकी उसमें एडजस्टमेंट डाल दे, इन्वेंट्री के रेट से एडजस्टमेंट डाल दे। तो ये जो स्पेसिफिक एडजस्टमेंट है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी गाड़ी मेरी अप्लाइड फॉर नीचे खड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ली है, मुझे लगता है कि वो बोली जा रही है, मैं क्या मेरे को ले जाए, नंबर शंबर भी नहीं लगा हुआ। अच्छा जी, तो इसके बरक्स ₹10,000 is the opening equity expressed as a number of units of currency, 10,000 रुपए वैल्यू इग्नोर करके हमने कहा कि जी दिस मीन्स that the company would have maintained its equity expressed as number of units of currency. However, inflation in the period has caused the purchasing power of the currency to decline. This means that ₹10,000 no longer has the same purchasing power that it had a year ago. The company has not maintained its capital in real term. यार देखो गाड़ी अपनी तो नहीं नीचे बोल, ये लो इधर खड़ी है, जल्दी जाओ जल्दी, देखो को पंगा तो नहीं कर रहा। अगर अपनी ना हुई तो फिर खोलना ना, ऐसे आ जाना। सॉरी जी, टू मेंटेन इट्स ओपनिंग इक्विटी इन रियल टर्म्स, ठीक है, the company would have to ensure that it had the same purchasing power at the year end as it had at the start. Inflation was 5%, so the company would need 10,500 at the year end in order to have the same purchasing power. यानी कंपनी जो है वो 4,000 डिविडेंड नहीं दे, कंपनी 3,500 डिविडेंड दे दे। ठीक है, मतलब प्रॉफिट तो आपने ऐसे ही कैलकुलेट करना है ना जैसे रूटीन में हिस्टोरिकल कॉस्ट में करते हैं। तो अगर आप रियल कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होंगे तो आप सबसे पहले अपने ओपनिंग कैपिटल की रियल वैल्यू निकालेंगे, उसे कंपाउंड करेंगे, क्लोजिंग वैल्यू पे लेके आएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करने से पहले कोई फ्रेश कैपिटल नहीं डाला आपने, और आप देखेंगे कि वो कितना होना चाहिए। आप कहते हैं कि जी मैं इतना इक्विटी रखूंगा तो मेरी इक्विटी मेंटेन हो रही है, बाकी मैं डिविडेंड दे सकता हूं, तो कंपनी ऐसे भी डिसीजन मेकिंग करती है। ऑन द अदर हैंड, the company can achieve this by transferring ₹500 from profit or loss
इनटू एन इन्फ्लेशन रिजर्व, यानी मैं 500 रुपया जो है डिविडेंड कम दे दूंगा, यानी मैं अपना प्रॉफिट ही कम कर लूंगा और मैं उसे इन्फ्लेशन रिजर्व, मैं उसे क्या करूंगा, इक्विटी में डाल दूंगा, प्रॉफिट से 4000 से निकालूंगा 500 रुपया। इस मेथड में मैंने क्या किया, ये 500 इक्विटी में कैसे ऐड हुआ, मैंने एक खर्चा खाम खा नहीं कहना चाहिए, इन्फ्लेशन एक्सपेंस को कंपनसेट करने के लिए मैंने 500 का एक एक्सपेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में डाला और उसे मैंने इक्विटी, यानी वो मैं इक्विटी में ले गया, वो डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं है, तो मैंने प्रॉफिट में से ही डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो मेरे पास प्रॉफिट ही 3500 बच जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ये है। और जब मैं आगे चलें, जब मैं स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट पे आता हूं तो फिर क्या है, फिर मैं वो रिजर्व जो है वो बढ़ा लेता हूं, मैं कहता हूं कि जी इन्फ्लेशन जो मेरे नेट एसेट है उनके अंदर इन्फ्लेशन तो नेट अमाउंट के साथ हो रही है, सॉरी स्पेसिफिक इन्फ्लेशन के साथ हो रही है, लिहाजा मैं क्या करूंगा, उस स्पेसिफिक इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेके उतना मैं प्रॉफिट कम करूंगा, कम करके उसे मैं इक्विटी में ट्रांसफर कर लूंगा। ऐसे समझ लें या यूं समझ लें कि मैंने प्रॉफिट ही कम देना है, तो बाकी प्रॉफिट जो है वो मेरा रिटेन अर्निंग में रहेगा, वो उतना रहेगा कि जितना मेरे कैपिटल की जो बाइंग परचेजिंग पावर है उसको पूरा कर देगा। तो ये इस मेथड के अंदर हमने 1000 जब ट्रांसफर किया तो मेरे ओपनिंग कैपिटल जो 10,000 था ओपनिंग इक्विटी, वो अगर क्लोजिंग डेट में 11,000 होती है तो वो परचेजिंग पावर मेंटेन होती है। लिहाजा मैं अपने 4,000 के प्रॉफिट में से 1,000 रुपए का एक ऐसा एक्सपेंस बुक करूंगा, कैसी प्रोविजन बुक करूंगा, जैसे बैड डेट की प्रोविजन बुक करते हैं, बैड डेट प्रोविजन करते हैं ना एंट्री, इसी तरह हम ये एंट्री कर देंगे। हम एंट्री क्या कर देंगे, हम एंट्री कर देंगे 1,000 रुपए से, यानी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और इक्विटी रिजर्व जो है वो हम क्रेडिट कर देंगे, तो इस तरह कैपिटल जो है वो मेंटेन हो जाएगा। कंपेयरिंग द टू कॉन्सेप्ट्स, कहता है जी ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं इनको अगर हम कंपेयर करना चाहें तो कहता है जी ना आईएसबी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क नॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर द यूज ऑफ स्पेसिफिक कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट, इन प्रैक्टिस ऑलमोस्ट ऑल एंटिटीज यूज मनी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट बट बोथ कॉन्सेप्ट कैन प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन। लो जी सारा कुछ बता बतू के कहता है कि जी इसका हमारा इस्तेमाल ही कोई नहीं है। इस्तेमाल है, जब बड़ी बड़ी कंपनीज डिविडेंड देती हैं तो इस बात का ख्याल रखती हैं कि वो अपनी परचेजिंग पावर जो है वो मेंटेन कर रही हैं। ठीक है जी, तो ये यहाँ उसने आगे फिर इसको यही चीज उसने एक्सप्लेन की हुई है, इसको पढ़ लीजिएगा। आगे चलें, ये देखेंगे, A manufacturing unit valuing ₹5 million, owned and controlled by the company. A fleet of truck valuing ₹100 million, controlled by another company. A highly skilled क्या है जी, क्या लिखा हुआ है, स्पेलिंग क्या है, वर्कफोर्स गेटिंग एन एनुअल कंपनसेशन, वर्कफोर्स है यार, वर्कफोर्स है ये, सॉरी, workforce getting an annual compensation of 12.5 million, required which of the above asset will be recognized in the financial statement of a company in accordance with recognition criteria। अच्छा जी, वो कहता है जी recognition criteria हम पीछे पढ़ के आए हैं ना, उसके ऊपर क्वेश्चन है कि इनमें से which of the above assets will be recognized in the financial statement of a company in accordance with the recognition criteria। ठीक है, कहता है कि जी इनमें इनको हमने इंडिविजुअल वन बाय वन देखना है। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वैल्यूइंग 5 million ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी इन अकॉर्डेंस विद द एसेट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एज अंडर। ठीक है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के मुताबिक ये 5 मिलियन का रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अ फ्लीट ऑफ ट्रक वैल्यू 100 मिलियन कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये और कंपनी कंट्रोल कर रही है। मतलब हमने कोई किराया शराया तो दे सकते हैं इसका वो लिया हुआ हो, लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते कि अल्टीमेटली ये हमारे ट्रक हैं, ट्रक तो उसी के हैं। सिमिलरली वर्कफोर्स विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द एंटिटी, ये जो हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स गेटिंग एन एनुअल कंपनसेशन, वर्कफोर्स जो है ये हम फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट के एसेट के तौर पर तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एंटिटी because there is no certainty about the possibility of future economic benefit from the workers as they can quit the entity at any time। तो वर्कफोर्स जो है ये कोई एसेट नहीं होती, ये अल्टीमेटली हमारा एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस के तौर पर उसे रिकॉग्नाइज करेंगे। जी वलीद ने हैंड रेज किया जी वलीद। सॉरी सर वो गलती से हो गया, पता नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चे गलतियां करते रहते हैं।
इसको नॉक करना, इसको क्लोज। यार वो देखो गाड़ी मेरा हाल अपनी बोल रही है, हाँ किसी और की है। तो ये घंटा लगा दिया, दीन नीचे गया हुआ चेक करने, ये ऊपर क्यों नहीं आ रहा पता। चूंकि नंबर नहीं लगा इसलिए कॉन्शियस को लेके ना चला जाए, हैं। ओके चलो जी, अनम्यूट करो। ओके अच्छा जी, तो ये जो वर्क फोर्स है ये कोई एसेट नहीं है, इसका एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। ये जो फ्लीट ट्रक किसी और के हैं, हमने किराए पे लिए हो सकते हैं, वो एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होगा, लेकिन वो एसेट नहीं हम रिकॉग्नाइज कर सकते। ओके ये देखें, ये एसेट है भाई, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारा एसेट है, फ्लीट ऑफ ट्रक्स दूसरी कंपनी का एसेट है, मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। वर्क फोर्स भी एसेट होती है, लेकिन ये पता नहीं है इसका फ्यूचर इकोनॉमी में, पता नहीं कब ये चले जाएं। आज एक एम्प्लॉय है कल नहीं है, लिहाजा उसे एसेट के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, एक्सपेंस जरूर रिकॉर्ड कर लेंगे। इसी तरह हबीब फैक्ट्री, a factory building was purchased from Habib factory by a company for ₹100 million in 2009. Its useful life was estimated to be 25 years. The building was revalued in 2019 at ₹75 million. It was decided to sell the factory building at ₹90 million after incurring repair and painting work done of ₹10 million. Required, what would be the cost of the asset under each of the following measurement basis? हिस्टोरिकल कॉस्ट के तहत कहता है जी उसकी कॉस्ट कितनी होगी। हिस्टोरिकल कॉस्ट के तहत, हिस्टोरिकल कन्वेंशन के तहत उसकी कॉस्ट क्या होगी कि जी फैक्ट्री बिल्डिंग वाज परचेज, ये जो 100 मिलियन है ये, प्लस आज हम उसके ऊपर जो पैसे लगा रहे हैं वो उसकी इंक्लूडिंग रिपेयर एंड पेंटिंग वो कितनी है 10 मिलियन, तो 110 हो जाएगी। हिस्टोरिकल कॉस्ट के जी कितने की खरीदी थी, एक्चुअली हमने एक चीज खरीदी और आगे बेची भी है, तो वो पूछ रहा है कि हमारे लिए व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द एसेट अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट बेसिस, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो 100 प्लस ये बेचने के टाइम के ऊपर वो पूछ रहा है, या एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन पूछ रहा है, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन पूछ रहा है, तो ये 100 मिलियन होगी। वो जो पेंटिंग शेटिंग है वो तो बाद में हुई है, ठीक है। उसके बाद करंट कॉस्ट, द करंट कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग शैल बी इट्स रीवैल्यूड अमाउंट विच इज 75 मिलियन। करंट कॉस्ट हमने दो मेजर्स किए थे ना, एक हमने कहा था फेयर वैल्यू और दूसरा हमने कहा था वैल्यू इन यूज, ठीक है। अपना वैल्यू इन यूज या फुलफिलमेंट वैल्यू, तो उसकी फेयर वैल्यू दी हुई, रीवैल्यूएशन अमाउंट दी हुई है, दैट मीन अ फेयर वैल्यू, ठीक है। तो वो कितनी है, वो 75 मिलियन है। और रियलाइजेबल या सेटलमेंट वैल्यू कितनी है कि जी वो 90 का बिकना है, 10 का हमारा एनआरवी जिसे हम कहते हैं, तो 90 का बिकना है, 10 उसके ऊपर कॉस्ट आनी है, तो वो 80 जो है वो क्या है, वो उसकी करंट कॉस्ट है, जितने का हम उस कंडीशन के अंदर हम उसको हमने पढ़ के आए हैं, सेटलमेंट वैल्यू जिसे हम कहते हैं कि जी ये कितने के ऊपर रियलाइज होगा, 90 का बिकेगा लेकिन 10 की कॉस्ट लगेगी, तो 80 जो है वो बेसिकली उसकी करंट कॉस्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है एग्जांपल नंबर 3, ये कैपिटल मेंटेनेंस का क्वेश्चन है जो आज मैंने आपको एग्जांपल करवाई है, आपने ये घर से खुद क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 3। आगे चलो जी, ये आपने अटेम्प्ट करके आना है घर से, ठीक है जी। ओके उसके बाद ये भी थ्योरी है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट के शेयर कैपिटल एट द ईयर एंड इज, अच्छा उसकी बात ये एग्जांपल है, ठीक है। उसने एनालाइज द अबव स्टेटमेंट हैज ट्रू एंड फॉल्स अलोंग विद द रीजन फॉर द सेलेक्टेड आंसर, कि ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं आपने। तो ये जो हमने पीछे सारी थ्योरी पढ़ी है ये भी आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। अगर हमने थ्योरी पढ़ी हुई है नियत से तो हम इसको आंसर कर सकते हैं, जिसने नहीं पढ़ी वो पहले थ्योरी पढ़े फिर इनको आंसर करे। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी कि आप इनके आंसर करने लग जाएं, तुक्का तो लग सकता है ट्रू फॉल्स का, लेकिन पेपर में तो ऐसा नहीं होगा। तो लिहाजा अगर थ्योरी नहीं पढ़ी तो एक आखिरी मौका है, इसकी थ्योरी पढ़ें और फिर इसको ट्रू फॉल्स को आंसर करें। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करने और साथ आगे चलो जी। हाँ ये उसने आंसर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 देखें, रीड द फॉलोइंग सिनेरियोज, द मेथड ऑफ मेजरमेंट इज रेलेवेंट व्हेन एन एंटिटी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न एंड its face
विद लिक्विडेशन। ये क्या कहा, क्या हुआ जी? आइडेंटिफाई द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इन ईच ऑफ द अबव सिनेरियोस। कि जी द मेथड ऑफ मेजरमेंट जो है वो उस वक्त ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है या रेलेवेंट हो जाता है जब कंपनी गोइंग कंसर्न ना रहे। तो अल्टीमेटली गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो है वो जी, हाँ जी, तो उसके अंदर उसने रियलाइजेबल वैल्यू कॉन्सेप्ट यूज होगा जब एक कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं रहती। तो अल्टीमेटली क्या है, आप उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है उसके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं। जब आपको नजर आ रहा हो कि कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है तो फिर मैंने बताया था रूटीन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के तहत बनती हैं, मास बाय रीवैल्यूएशन ऑफ सरप्लस या एक आध और आइटम के। लेकिन जब कंपनी गोइंग कंसर्न ना रहे तो हम अपने तमाम एसेट को उनकी रियलाइजेबल वैल्यू पे ले आते हैं, तमाम लायबिलिटीज को उनकी जो ऑब्लिगेटरी वैल्यू है, जो एडजस्टमेंट के बाद लोगों से सेटलमेंट वैल्यू पे ले आते हैं। तो गोइंग कंसर्न जब कंपनी नहीं रहती तो रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर हम जो है वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ABC has to incur dismantling cost amounted ₹1 after 3 years. However, the cost is recorded at 75,000. तो ये प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है जो आपने याद है, हमने प्रॉपर्टी प्लान अकाउंट में एक बात मैंने आपको अजीब सी पढ़ाई थी कि जब हम एसेट को आज उसकी कॉस्ट रिकॉग्नाइज करते हैं तो जब एसेट की लाइफ मुकम्मल होनी है उस वक्त उसकी जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है वो भी आज रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो उस कॉस्ट को आज की वैल्यू में कन्वर्ट करके यानी उसकी प्रेजेंट वैल्यू बना के कि जी 5 साल बाद हमारे इतने पैसे लगेंगे इसको डिसमेंटल करने में, तो वो क्या करेंगे, वो 5 साल बाद जितने पैसे लगे हैं उनको 5 साल पीछे ला के आज की वैल्यू में ला के उसको कॉस्ट के अंदर बुक करेंगे। तो ये दरअसल हम क्या कर रहे हैं, किसी फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके वो कॉस्ट बुक करेंगे और उधर प्रोविजन उसकी कर लेंगे। ठीक है। और उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट है ABC has purchased PPE costing property plant equipment costing 10,000 to be depreciated over a period of 10 years. At the end of the year 3, book value amounted to ₹7,000. However, ABC considered measuring the PPE at its current market value amounted to ₹15,000. ये जो करंट मार्केट वैल्यू है ये बेसिकली जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर हम करंट मार्केट वैल्यू के ऊपर करते हैं तो ये करंट वैल्यू जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो हम यूज कर रहे हैं करंट कॉस्ट का, कि इस वक्त मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू क्या है, यानी उसकी करंट कॉस्ट ऐसे एसेट की क्या है। तो करंट कॉस्ट के तहत हम उसको जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उसी एसेट को। ठीक है जी, आगे चलना जरा। ठीक है आगे चलो, बस ठीक है पीछे जाएं, बस जी हम यहाँ तक रहेंगे। कल इंशाल्लाह ताला हम ये बाकी क्वेश्चन जो है इसके अटेम्प्ट करेंगे और कल चैप्टर ये मेरा क्लोज हो जाएगा। हमारे टोटल कितने चैप्टर हैं? 11 हैं 11 हैं जी। कल मैंने 2 चैप्टर पढ़ा देने हैं, 11 में से 2 माइनस कर दें, 9 रह गए। ठीक है। पता नहीं, मुझे अहमद साहब ने कहा है जी, कुछ लोगों ने कहा है जी पिछली दफ़ा कि जिसने सिलेबस लेट ख़त्म किया है वो अल्लाह के बंदो और बंदियों, सर ने सिलेबस लेट नहीं ख़त्म किया, पेपर सिक्यूज हुए हैं 15 दिन और 1 हफ्ता, यानी मंडे फर्स्ट डे को आ गया तो 1 हफ्ता वहां से सुकड़ गया और 15 दिन वैसे क्लासें ये कोरोना शरोना वाले मामले में। तो वो मैंने जो आपको मैं 3 हफ्ते पहले छोड़ता हूँ, मैं सदियों से ऐसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मेरे सिलेबस का एक पैटर्न है। तो मैंने मेरा ख्याल 1 हफ्ता पहले इस दफ़ा छोड़ा है, 1 हफ्ता क्लास लेट शुरू हुई और 1 हफ्ता वो पेपरों की वजह से वो पीछे पेपर आ गए। इंस्टीट्यूट को लिखा कि भाई 10 तारीख कर दो, लेकिन इंस्टीट्यूट वाले तो कहते हैं जी ये तो सहीफा है जो हमने कह दिया। खैर एनीवेज, तो भाई मैंने अपनी स्पीड में ही पढ़ाया है, ठीक है, और मैं अभी भी अपनी स्पीड में ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये देख लें 9 चैप्टर रह गए हैं। अब अगले वीक में मैंने प्रॉपर्टी प्लांट रिकमेंड खा पी जाना है, फिर 8 रह जाएंगे एंड सो ऑन। तो शायद मैं इस दफ़ा 21 की बजाय मैं 25 दिन पहले छोड़ दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन जरूरी क्या है, आपका साथ साथ पढ़ना बहुत जरूरी है, प्लीज खुदा के लिए। ये हमारा दूसरा वीक है क्लास का। यस, इट इज सेकंड वीक ना ऑफ द क्लास। पिछला मंडे को क्लास शुरू हुई थी या बाद में शुरू हुई थी? तकरीबन 2 वीक हुए हैं ना हमें। ठीक है, कल 2 वीक पूरे हो जाएंगे, 2 चैप्टर हो जाएंगे, ऑलमोस्ट वीकली 1 चैप्टर होते जाना है। ठीक है, तो आप हिसाब लगा लें क्या होना है। थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू ऑल।